नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम। इस नियम को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस नियम को जिस वैज्ञानिक ने दिया था उनका जन्म कहाँ हुआ था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इस पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इस फिर हम लोग पॉइंट पर आते हैं। देखिए, जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी या प्रभाविता का नियम था, इसको एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म जो था, यहाँ लिखा गया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो है कि जुलाई 20, 1822, मीनिंग ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म है वो 20 जुलाई 1822 को सिलिसियन, एक विलेज है, एक टाउन का नाम है, और एक कहाँ पड़ता है तो ऑस्ट्रियन एम्पायर। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक पुराने समय में एक साम्राज्य हुआ करता था। तो उस ऑस्ट्रिया साम्राज्य का एक टाउन, एक विलेज था सिलिसियन। इस गांव में इनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। इन्होंने एमएससी जो किया था नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स से, मतलब प्रकृति विज्ञान और मैथमेटिक्स, इन्होंने एमएससी किया था। ईयर था 1851-1854, मतलब 1851 से 1854 के बीच। इसके बाद इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया मटर पौधे पर, और इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था, उन्होंने किस टाइटल से, किस शीर्षक से मतलब प्रकाशित किया, तो उसका नाम था टाइटल का एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से इन्होंने शीर्षक से इस वर्क को इन्होंने लिखा और पब्लिश कहाँ पे किया था, तो एक पत्रिका थी, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून इन 1866। मतलब कि वियना से एक पत्रिका का प्रकाशन होता था, ब्रून जो है, तो उस पत्रिका का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो कि सोसाइटी। इस पत्रिका में इन्होंने 1866 में अपने वर्क को पब्लिश किया। लेकिन ये जीते जी इनको कोई सम्मान या कोई उपलब्धि नहीं मिली, और इनकी मृत्यु जो थी वह 1884 में मेंडल साहब चल बसे बिना कोई उपलब्धि प्राप्त किए। तो अब एक प्रश्न ये आता है कि जब इन्होंने इतना बढ़िया उच्च कोटि का कार्य किया, तो मेंडल का कार्य सभी लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पाया? तो इसके देखिए, अगर देखा जाए तो प्रमुख कारण ये था कि उस समय में जो मल्टीमीडिया है या जो तमाम न्यूज़ चैनल या जो अलग अलग पत्रिकाएं थीं, उनका प्रकाशन, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता था। ये जो पत्रिका है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून, ये पत्रिका वहाँ की लोकल पत्रिका, मतलब कुछ एरिया तक ही सीमित थी, जिससे इनके कार्य को लोगों तक नहीं पहुँच पाया। मल्टीमीडिया को उतना विकास था कि नहीं, कोई भी छोटा सा कार्य करे या कोई बढ़िया कार्य करे और तुरंत क्या करे, वो मतलब लोगों तक पहुँच जाए। और तीसरा जो कारण था कि मेंडल का जो कार्य था, उस समय की जो लोगों की जो सोच थी उससे 2 कदम आगे था। इसलिए क्या था कि लोगों ने इनके कार्य को बहुत सीरियसली नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, 1884 में जब इनकी मृत्यु हो गई, तो 1900 के आसपास 3 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ह्यूगो डिब्रीज, ये हॉलैंड के थे, कार्ल कोरेंस जर्मनी के थे, और शेरमार्क ऑस्ट्रिया के थे, जिस देश के थे। इन्होंने क्या किया कि अपने अध्ययन, इन्होंने इसी से रिलेटेड कुछ अध्ययन इन्होंने किया, और अध्ययन करने के बाद जब उन्होंने अपने अध्ययन को मतलब पब्लिश किया, तो मेंडल साहब के ऑफिस में जो एक चपरासी, एक प्यून जो या उनके जो सहायक काम करते थे, तो उनको लगा कि नहीं, इसी टाइप का कुछ कार्य मेंडल साहब ने बहुत पहले किया है।
तो उन्होंने मेंडल साहब के वर्क को इन लोगों तक पहुंचाने का या बताने का कार्य किया। तो जब ये तीनों जो वैज्ञानिक थे बहुत ही ईमानदार थे, तो जब इन्होंने मेंडल के वर्क को देखा तो इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने तो जो वर्क हम लोग आज किए हैं उससे बहुत बेहतर और क्लियर कॉन्सेप्ट वाला काम जो है कि मेंडल साहब ने बहुत पहले कर दिया है। और इन्होंने इसमें जो ह्यूगो डिब्रीज थे, इन्होंने मेंडल के वर्क को रीपब्लिश दोबारा से पब्लिश कराया फ्लोरा नामक पत्रिका में 1901 में। और इसके बाद से मेंडल साहब जो थे वह फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जो कि फेमस हो गए। ये बहुत शार्ट में इंट्रोडक्शन था। अब एक पॉइंट और है कि मेंडल ने किस पौधे पर अध्ययन किया था। तो मेंडल ने पी प्लांट में अध्ययन किया था। अब मटर के पौधे में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 14। कई बार एग्जाम में पूछा है कि मटर के पौधे में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? 14। और मेंडल ने कितने कैरेक्टर का लेकर के अध्ययन किया? तो मेंडल ने मटर के पौधे में 7 कैरेक्टर को लिया था। अभी जो 7 कैरेक्टर थे वह किस किस क्रोमोसोम से संबंधित, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा। तो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिया था वो 7 कैरेक्टर जो थे 4 क्रोमोसोम पर सिचुएटेड थे। अब किस पे कितना देखिए, तो जो क्रोमोसोम फर्स्ट पहले क्रोमोसोम पर 2 कैरेक्टर थे, चौथे क्रोमोसोम पर 3 कैरेक्टर थे, 5वें क्रोमोसोम पर 1 कैरेक्टर और 7वें क्रोमोसोम पर 1 कैरेक्टर। तो अगर हम लोग इसे देखें तो 2 कैरेक्टर हो गया, 3 हो गया 5 और एक 6 कैरेक्टर हो गया 7। इस प्रकार से उन्होंने 7 कैरेक्टर को लेकर के अध्ययन किया। अब इसके बाद मेंडल ने जो अध्ययन के बाद जो उनका रिजल्ट था उसके आधार पर जो है कि इन्होंने 3 नियम जो है कि जेनेटिक्स से रिलेटेड उन्होंने मतलब प्रतिपादित किया। पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंसी, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, या इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा जो नियम था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। अब देखिए, कई बार पूछा गया है, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। एक संकर क्रॉस या एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। देखिए बहुत सिंपल सा मीनिंग, जब हम एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तब उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और जब हम 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जो मेंडल का फर्स्ट नियम है या जो पहला दूसरा नियम वो क्या? मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। और मेंडल का जो तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो क्या हो? डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है। तो अब हम लोग इस नियम को 3 अलग अलग वीडियो में तीनों नियम को पढ़ेंगे। बहुत सिंपल वे में, इतना सिंपल परिभाषा आप लोगों ने इतना बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन नहीं सुना होगा। अब देखिए प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि व्हेन पेरेंट्स विथ 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर क्रॉस्ड इन F1 जनरेशन ओनली 1 ट्रेट अपीयर एंड प्रिवेंट एक्सप्रेशन ऑफ अदर ट्रेट। देखिए इसमें 2 जो एक ट्रेट शब्द आया है, तो कई बार वाइवा में भी पूछा कि ट्रेट में और कैरेक्टर में क्या अंतर है। तो कैरेक्टर का मतलब क्या? अगर फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फीचर है उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। और ट्रेट का मतलब कि वो जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है तो उस कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। तो बहुत सारी किताबों में यहाँ पे कैरेक्टर शब्द का भी यूज किया है। फिलहाल जो है कि इसका मतलब यही हो गया कि जब हम एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले पेरेंट को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में प्रथम पीढ़ी में 2 पेरेंट के क्रॉस कराने से केवल एक ही प्रकार की ऑफस्प्रिंग हमें दिखाई देती है। मीनिंग कि एक जो पेरेंट है वो अपने कैरेक्टर को दिखाने में सफल है और दूसरा जो पेरेंट है वो अपने कैरेक्टर को दिखाने में असफल हो जाता है। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपने आप को प्रदर्शित करता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और जिस जीन से कंट्रोल होता है या जिस एलील से कंट्रोल होगा उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट एलील। और जो कैरेक्टर या ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण बोलते हैं।
और जिस जीन या एलील से कंट्रोल होता है उसको हम लोग रिसेसिव एलील या रिसेसिव जीन कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हुआ। एग्जाम्पल में कि व्हेन ए क्रॉस बिटवीन प्योर टाल पी प्लांट एंड प्योर ड्वार्फ पी प्लांट अकर इन F1 जनरेशन ओनली टाल प्लांट अपीयर, सो टाल कैरेक्टर आर डोमिनेंट ट्रेट एंड ड्वार्फ कैरेक्टर आर रिसेसिव ट्रेट। इसका मतलब एग्जाम्पल में हो गया जब हम एक शुद्ध लंबे पौधे को लेते हैं मटर के और एक शुद्ध बौने पौधे को लेते हैं मटर के, और जब हम इनमें क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमको केवल लंबे पौधे मिलते हैं, बौना पौधा जो होता है वह गायब हो जाता है। तो यहाँ पर पौधे में जो लंबेपन का कैरेक्टर है वह डोमिनेंट कैरेक्टर है, अब पौधे में जो बौनेपन का कैरेक्टर है वह रिसेसिव कैरेक्टर है। अब जो टालनेस पौधे में जो लंबापन है वह टी जीन से कंट्रोल होता है, तो कैपिटल टी क्या हो गया, डोमिनेंट जीन हो गया, ठीक। और रिसेसिव जो होता है, जो बौनापन है वह स्मॉल टी से कंट्रोल होता है, तो वह क्या हो गया, रिसेसिव जीन। अब देखिए इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे। एक तरफ हमने लिख दिया प्योर टाल पी प्लांट, शुद्ध लंबा पौधा, और प्योर ड्वार्फ पी प्लांट, शुद्ध बौना पौधा। इसमें एक कैपिटल टी जीन से कंट्रोल होता है और स्मॉल टी जीन से। अब देखिए ये दोनों कंडीशन क्या, होमोजाइगस। कई बार से पूछा गया कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, समयुग्मकी और विषम युग्मकी। जब किसी जीन के दोनों एलील क्या हो, सेम हो, तो इसको हम होमोजाइगस बोलते हैं, और डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस। अब अंतर क्या है, देखिए ये डोमिनेंट होमोजाइगस है और क्या है, रिसेसिव होमोजाइगस है, ठीक। ये हो गया पेरेंट। अब दो गैमिट इससे बनेगा, दो गैमिट इससे दोनों गैमिट क्या बने, कैपिटल टी, इससे दोनों गैमिट बनेंगे स्मॉल टी। अब जब हम क्रॉस कराते हैं, देखिए क्रॉस कराने में तो सिंपल, सबको अगर इसमें किसी को आइडिया नहीं होगा कि इसमें कैसे जो 4 गैमिट बने तो किसमें कैसे क्रॉस कराते हैं, तो इसमें देखिए पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से और दूसरे का चौथे से। जैसे 1 2 3 4 4 गैमिट बन गए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसको तो सिंपल से याद रख लेगा। तो पहला गैमिट है, पहले का तीसरे से क्रॉस करा देगा, फिर पहले का, ठीक है, चौथे से क्रॉस करा देगा, फिर दूसरे का तीसरे से क्रॉस करा देगा, और फिर दूसरे का चौथे से क्रॉस करा देगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि F1 जनरेशन में जितने पौधे आए सब के सब क्या आए, लंबे पौधे आए। तो इसको लॉ ऑफ डोमिनेंसी, प्रभाविता का नियम इसीलिए कहा गया कि हम क्या देख रहे हैं कि एक लंबे और एक बौने पौधे में जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सब के सब पौधे लंबे, मतलब क्या हुआ, जो लंबापन जो कैरेक्टर है वह बौनेपन के कैरेक्टरों को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, उसको सप्रेस कर देता है। इसलिए टालनेस क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट जीन है, और ड्वार्फनेस बौनापन क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव जीन है, ठीक। तो इसलिए F1 जनरेशन में सब के सब पौधे जो थे हमें यहाँ पे क्या मिले, वो जो कि टाल पौधे मिले। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो दूसरा नियम है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया, पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।